हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आता है, लेकिन क्या सच में लोकतंत्र है? चाहे हमारा देश हो, चाहे और देश हो। स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे राजाओं का राज था हमारे देश में। असमानता देश में बहुत चरम स्तर पर थी। एक ऐसी पब्लिक थी जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, और एक तरफ राजा महाराजा बिजनेसमैन और अदर जो रिसोर्सफुल लोग थे, बाहुबली टाइप के, जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास बिजनेस था अच्छा, ये सब लोग थे। देश आजाद हुआ। आप देखेंगे कि देश की आजादी में तो हर व्यक्ति ने पार्टिसिपेशन किया था, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी से आता था, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से आता था, चाहे वो महिला थी, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो एससी था, चाहे वो एसटी था, चाहे वो ओबीसी था, चाहे जनरल था, कोई भी। लेकिन जब देश आजाद हुआ और देश को चलाने की जब बात आई कि देश को चलाएगा कौन, तो क्या इन सभी का पार्टिसिपेशन जो है वो सुनिश्चित हो पाया? क्या महिलाओं का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो पाया? क्या जो किसान थे उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो पाया? क्या जो मजदूर थे जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में पार्ट किया, क्या उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो पाया? और जिनका हुआ, अगर कोई एक दो चेहरे आए, तो वो किस समाज से आए? समाज का मतलब मेरा किसी जाति से नहीं है, एक रिसोर्स से है। कि जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो ये था कि असमानता बहुत बढ़ गई है, अत्याचार बढ़ गए हैं, तानाशाही बढ़ गई है। उस तानाशाही को खत्म करने के लिए हमें जनता का शासन चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लेकिन वो जनता कौन सी होगी? जो पहले से राज कर रही थी, जो पहले से रिसोर्सफुल थी, या वो सामान्य जनता जो वंचित थी हर चीज से, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो किसान था, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे वो और तबके के लोग थे। आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद इलेक्शन हुए, बहुत सारी उस टाइम में पार्टियां बनी, लेकिन एक मेजर पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस में आप देखेंगे कि जो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास थी वो कौन लोग थे? मैं हर किसी का नाम यहाँ नहीं गिनाना चाहूंगी, वन बाय वन करके हम इस पे भी सीरीज बनाएंगे। लेकिन वो सब लोग पहले से बहुत रिसोर्सफुल थे। पहले से जब देश में राजाओं का शासन था तब भी उनकी इस देश में चलती थी, या खुद राज परिवार से ही थे। सामान्य जनता का पार्टिसिपेशन, मजदूर का पार्टिसिपेशन, किसान का पार्टिसिपेशन, सामान्य महिला का पार्टिसिपेशन, दलित का, ओबीसी का, जो गरीब वर्ग से आता है, या वो जनरल जो गरीब वर्ग से आता है, उसका पार्टिसिपेशन तो कहीं था ही नहीं। मतलब सिर्फ वर्ष बदल दिए गए। राज तो आज भी वही कर रहे हैं और राज पहले भी वही कर रहे थे। देश आजाद हुआ, समय बीतता गया, कुछ कुछ नए चेहरों को भी पार्टिसिपेशन मिला, क्योंकि बड़ी जनसंख्या वाला देश हमारा, और उस तक पहुंचने के लिए लोगों की जरूरत होगी। उसी कड़ी में कुछ लोग जुड़ते गए, कुछ लोग जेपी आंदोलन से भी निकले। तो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि जब कुछ सुधार होता है तो कि उसका 100% बेनिफिट कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को, सामान्य लोगों को भी मिल जाता है। उसी तरह से हमारे देश में भी लोकतंत्र में यही हुआ कि जिनका राज था उनका तो रहा ही, उसी में कुछ और लोगों को भी अधिकार मिल गए, और उसमें लगा कि हमें लोकतंत्र जिंदा है देश में। लेकिन आप सोचो, क्या सामान्य परिवार का बच्चा राजनीति में जाने के सपने देखता है? क्या हम और आप लोग जब स्कूल टाइम में पढ़ते हैं तो क्या हम राजनीति में जाने के सपने देखते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे घर की जो औकात है वो उतनी नहीं है, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए आपको योग्यता नहीं, आपको पैसा चाहिए। इसलिए हमारे सपने होते हैं हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, टीचर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, आईएएस बनेंगे। लेकिन एक राजनेता का बेटा, एक बाहुबली का बेटा, एक बिजनेसमैन का बेटा कभी नौकरियों के सपने नहीं देखता। क्या उसमें देश सेवा नहीं है?
वो सिर्फ राजनीति के सपने देखता है। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन क्या वो पब्लिक के दुख दर्द से जुड़े होते हैं? क्या वो ग्राउंड पे उतना काम करते हैं जो एक नेता में होना चाहिए? वो पब्लिक से, उसकी परेशानियों से, अपने क्षेत्र में क्या परेशानियां उनसे जुड़ा होना चाहिए, उसको हर एक गली, हर एक कुचे, हर एक इंसान की प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए और उनका उसको सॉल्यूशन भी देना चाहिए। नेता की भी तो अपनी एक पढ़ाई होती है ना। चलो आईएएस बनने की अपनी अलग पढ़ाई है, कलर्क बनने की अपनी अलग पढ़ाई है, कुछ पढ़ाई तो नेता बनने की भी होती होगी। और नेता बनने की पढ़ाई है जो हम बुक्स में पढ़ते आए, वो है समाज सेवा। लेकिन कितने हमारे नेता ऐसे हैं, इवन जो यंग जनरेशन, जो नेताओं के बच्चे आ रहे हैं, कि वो समाज के लोगों को जानते भी हैं या आप अपने उस नेता से आज तक मिले भी हैं। अब देखें कि किस तरह से लोकतंत्र जो है वो सिर्फ किताबों में है। कुछ बड़ी बड़ी दुकानें, जैसे एक सिनेमा हॉल है, आप सिनेमा हॉल में टिकट, पहले क्या होता था कि जाने के लिए आप लाइन में खड़े हो, आप जैसे जैसे टिकट सबको मिलती जाएगी बिना डिस्क्रिमिनेशन के, आपको भी एंट्री मिलती जाएगी। लेकिन जब वही टिकटें किसी के द्वारा खरीद ली जाती हैं और सिर्फ अपने लोगों को या फिर पैसों में बांट ज्यादा जो कीमत है उस पर बांट दी जाती है, तो जो सामान्य परिवार का, जो रिक्शा वाला उस मूवी को देखने का या फिर उस हॉल में एंट्री करने का जो उसका सपना था, वो सपना ही रह जाता, क्योंकि वो उतनी महंगी टिकट नहीं खरीद पाता। इसी तरह का कुछ हमारे लोकतंत्र के साथ हुआ। संसद लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है। इसमें अगर एक सामान्य परिवार का बच्चा सोचता है कि वो भी, उसने बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत उसने समाज सेवा भी की है जितना उससे हो सकता है, या वो एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट रहा है, या उसको लगता है कि अब उसको भी देश के लिए कुछ करने की जरूरत है, वो राजनीति में आके करना चाहता है। मैं ये नहीं कहती कि राजनीति में ही आके देश से के लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन हर कोई अपने सपने अपने अनुसार चुनता है। हर किसी के सपने अलग होते हैं। हर कोई तो आर्मी के सपने नहीं चुनता, हर कोई टीचर के सपने नहीं चुनता, हर कोई सिविल सर्विस में जाने का सपना नहीं चुनता। जैसे देश में डाइवर्सिटी, ऐसे विचारों में भी डाइवर्सिटी होती है। तो मान लो कि एक सामान्य परिवार का बच्चा ये सोच ले कि उसको राजनीति में जाना है, उसने बहुत पढ़ाई कर ली है, उसको अपने देश का ज्ञान हो गया है और वो देश की जो समस्या है उसको सोल्व करने में अपना योगदान देना चाहता है। तो आपको इस लोकतंत्र के मंदिर और आपके बीच दुकानें खड़ी हुई है। मैं तो दुकानें ही कहूंगी, क्योंकि शायद हमारे संविधान में तो किसी आर्टिकल में हमने नहीं पढ़ा कि इस आर्टिकल के अंदर ये पार्टी का गठन होना चाहिए, वही पार्टियां ही हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है वही इलेक्शन लड़ेगा। इंडिपेंडेंट एमपी का भी प्रावधान है हमारे देश में। और लेकिन इंडिपेंडेंट एमपी जो है वो कितने हैं? आप लोकसभा में गिनोगे ना, उंगलियों पे गिन लोगे, शायद 12 भी कंप्लीट नहीं होंगे। ऐसे ही आप पूरे देश में एमएलए में गिन लोगे, राज्य विधानसभाओं में, तो भी आप उंगलियों पे गिन सकते हो। और वो भी कौन होंगे? वो भी वही होंगे जो रिसोर्सफुल है। तो अगर आपको इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करना है तो आपको जाना पड़ेगा इन लोगों के पास। इनके बिना आपकी यहाँ एंट्री संभव ही नहीं है। मतलब 99.9% जो है वो संभव नहीं है। 1% या फिर 0.001% आप मान लो, आप इनके पास जाओगे। इसमें पहले से ही टिकट जो है वो फिक्स है। जो स्वतंत्रता के बाद से आज तक 7 बार एमपी, 8 बार एमपी, 9 बार एमएलए, जो भी है डिफरेंट पद ये लिए वो लिए, वो फिर उनकी संतानें बैठी हैं, वो फिर उनकी संतानें बैठी हैं, वो फिर उनकी संतानें बैठी हैं। वो अदर है, इनका भी यही हाल है, क्योंकि अब इनकी भी संतानें आने लग गई हैं। पहले तो फैमिली का जो एलिगेशन है वो कांग्रेस पे लगाया जाता था, लेकिन अब आप बीजेपी को तो पहली बार मौका मिला है। और जब उनके नेताओं की जो सेकंड जनरेशन आई है तो वो भी तो पॉलिटिक्स में ही है। तो परिवारवाद तो यहाँ पर भी है। या जो अदर पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टीज लगा लो, चाहे वो नेशनल पार्टी लगा लो, एक नेशनल पार्टी है, सब में तो यही हाल है।
योग्यता के बेस पर सिलेक्शन किसका है? फिर यहाँ से टिकट के लिए आपको इनके लिए काम ही नहीं करना पड़ेगा, आपको काम इन्हीं के लिए करना पड़ेगा, और काम करने के बावजूद भी आपको करोड़ों रुपए टिकट के लिए देने होंगे। अब कोई पार्टी कहे कि भाई वो टिकट के लिए पैसे नहीं देती है, लेती है, ये है वो है, ये सब बुक्स में लिखा है, सबको पता है कि किस टिकट पे कितने पैसे लगते हैं, जनता में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। या फिर आपके गॉडफादर यहाँ बैठे हो हायर पोस्ट पर, तो अगर ये दुकानें आपको टिकट नहीं देगी तो आपका जीतना इम्पॉसिबल है। रही बात इधर आ जाए कि इंडिपेंडेंट अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास इनके जो कैंडिडेट है उनसे आपका मुकाबला होगा। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उनके बराबर मुकाबला नहीं कर पाओगे। यहाँ मुकाबला वही करेगा जो खुद एक बिजनेसमैन है और किसी कारण से उसको टिकट नहीं मिली है या बहुत उसके पास पैसा है, तो यहाँ से भी एंट्री उसी की होगी। मैं मानती हूँ कि राजनेता चुनने के लिए उसमें कुछ तो गुण होने चाहिए, जैसे आईएएस चुनने के लिए या क्लर्क चुनने के लिए या आर्मी में जाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होते हैं। तो राजनेता का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्यों नहीं है? हम बुक्स में पढ़ते हैं कि वो समाज सेवी होना चाहिए, तो उसके कुछ क्राइटेरिया मैंने लिखे हैं, जैसे कि उसमें लोगों की सेवा करने का भाव रहना चाहिए। जब कोई राजनीति में आता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये देखना चाहिए कि उसने समाज के लोगों के लिए क्या किया है। उसके पास बहुत रिसोर्स थे, उसने अपने गांव के, अपने आसपास के एरिया के कितने बच्चों की हेल्प करी, कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितनी महिलाओं की हेल्प करी है, कितने बुजुर्गों की हेल्प करी है, कितनी सामान्य लोगों की हेल्प करी है, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए उसने क्या काम किया है, कुछ अधिकारों की आवाज उठाई हो। दूसरा, उसकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि बिना एजुकेशन के भी आज, पहले चीजें अलग थी जब देश में इतनी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन आज माहौल बदल गया है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल रखती है। तीसरा जो है वो कैरेक्टर। जब एक नौकरी करते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और अगर ऐसा कुछ आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो राजनीति में पूरे देश को चलाने के लिए आप किसी भी क्रिमिनल को देश सौंप देते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता? और आप हर लोकसभा विधानसभा में उन एमपी जो और एमएलए जो है उनका रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितने परसेंट क्रिमिनल वाले जो एमपी एमएलए है वो है। फिर दूसरा, उस पर कोई करप्शन का चार्जेस तो नहीं है, हम ये भी नहीं देखते। सोसाइटी के प्रति जो उसका एटीट्यूड है, हम देखते हैं कि जो भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सामान्य जनता उनसे मिलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन पूरा साल भर बीत जाता है, कोई मिलता ही नहीं है। हमारे खुद के आंदोलन का जो हमने यूपीएससी और अलग अलग स्टूडेंट की जो समस्याओं के आंदोलन हमने चलाए, उसमें हमने बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं, कंसर्न मिनिस्टर, उनसे मिलने की कोशिश करी, उनके घर तक हम लोग गए, डिटेल करके थाने में भेज दिया जाता है। कोई ये पूछने के लिए नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि उस रूल में चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रूल तो बन चुका है, अब तो उसमें वो तो कहते हैं कि रामबाण है, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब जनता के पास ये लोग जाएं तो क्या इन क्राइटेरिया के आधार पर जनता को सोचना नहीं चाहिए कि उसको किसे वोट देना चाहिए? अगर जनता भी अवेयर हो जाए तो इनका महत्व जो है, दुकानों का महत्व, ऑर्गेनाइजेशन का महत्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जनता किस आधार पे वोट देती है? पहली बात तो पार्टी से खड़ा हो रहा है, जिस पार्टी की लहर है उसी को वोट देंगे। कैंडिडेट हो चाहे किसी को भी खड़ा करे, बस पार्टी की टिकट है, नेशनल पार्टी है और मेनली दो पार्टी है, चलो 8 नेशनल पार्टी लगा लेते हैं, लेकिन पूरे देश वाइज अगर देखें जब तो 2 ही है। आम
जनता जो है उसको कोई मतलब नहीं कि उसकी एजुकेशन, उन्होंने उसके लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, पिछले 5 और 10 सालों में वो अपने एरिया में कितना एक्टिव रहा, उसने अपने एमपी लैड का पैसा आप लोगों के लिए कितना खर्च किया, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे बड़ी गलती तो जो है वो जनता की है। और वो जनता जो है वो इस तरह के डिसीजन लेकर वो अपना नुकसान करती है, अपने बच्चों के सपनों को मारती है। क्या उनके खुद के बच्चे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या मोदी बनने के सपने नहीं देख सकते? उनके बच्चे भी तो एजुकेटेड है, उनके अंदर भी तो दिमाग है, उनके अंदर भी तो देश को की सेवा करने की ताकत है। तो सिर्फ नेताओं के बच्चे ही क्यों, या जो बिजनेसमैन परिवार हैं या जिनके पास पैसा है किसी भी तरीके से, उन्हीं के बच्चे ऐसा सपना क्यों देखे या वही ऐसा सपना क्यों देखे? तो जनता को अवेयर होना होगा अगर उनको अपने अधिकार चाहिए तो। दूसरा ये है कि अगर जो पार्लियामेंट में जो जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जो लोग जाते हैं वही तो आपकी नीतियों का निर्धारण करेंगे। आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कोई फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ भी, एवरीथिंग। आप 2 वक्त का खाना भी सही टाइम पे खा पाओगे या नहीं खा पाओगे, ये डिसाइड होता है पार्लियामेंट से या राज्य विधानसभाओं से। तो जब आप ऐसे लोगों को चुन के विधानसभाओं में या संसद में भेजोगे तो क्या उनको आपके खाने की, आपकी सुविधाओं की, आपके पार्टिसिपेशन की कोई चिंता होगी? या सिर्फ वो अपने आप को ताकतवर बनाने का काम करेंगे कि अपने आप को इतना ताकतवर कैसे बनाया जा सके और जनता को गरीब कैसे बनाया जा सके कि वो आपको माई बाप समझ के हमेशा वोट देती रहे? आप देखोगे कि जो भी ब्यूरोक्रेसी में भी जो हायर लेवल पे पहुंच गए या जो मंत्री है या जो एमपी है, एमएलए हैं, उनके बच्चे आप सामान्य स्कूलों में पढ़ते देखोगे अपने आसपास? कभी नहीं देखेंगे। जब उनके बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो उन स्कूलों पर ध्यान देंगे कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे या नहीं रहे? ठीक है, 1-2 बार जनता को दिखाने के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन क्या उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जिनको दी जाती है, क्या आपके स्कूलों में आपके बच्चों को मिलती है? बहुत सारे पूरे देश में पिछले कुछ सालों से आप डाटा उठा के देखोगे, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल। बहाना है सरकारी स्कूलों को बंद करने के पीछे कि वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहे। अच्छे तरीके से क्यों नहीं चल रहे? क्या आपके शरीर का कोई अंग जो है वो मान लो कोई उसमें डिजीज हो जाए तो आप उस हाथ को काट देंगे, उस अंग को काट देंगे, या उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे? इतनी बड़ी मशीनरी हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्यों ली है? इस सिस्टम को संभालने के लिए ही तो ली है। आप अच्छा करो, जो कमियां हैं उन पर लगाम लगाओ, उनको कैसे अच्छा किया जा सकता है इस पर ध्यान दो, ना कि बंद करने के बजाय। स्कूल जो है वो सबसे बड़ा एक सामाजिक एसेट होता है, सामाजिक संपत्ति होती है देश की, जिसके जरिए एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी बड़े बड़े सपने देखकर अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपने इस मानव जीवन को के जो सब सपने हैं और इसका जो गरिमापूर्ण जो जीवन है वो व्यतीत कर सकता है एजुकेशन लेकर। उसको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर उसने एजुकेशन ले ली तो अपनी वो जिंदगी बहुत अच्छे से चलाएगा, अपने समाज में अच्छा अपना योगदान देगा। तो स्कूल, अगर समाज में चेंज लाना है तो संस्थाएं जो है, शिक्षा की जो संस्थाएं वो सबसे मजबूत होनी चाहिए। और अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसकी जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनको खत्म कर दो, या तो उसमें जो आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है उसको खत्म कर दो, या फिर उन्हीं को ही बंद कर दो। या फिर देश स्वतंत्रता से पहले जैसे कि शिक्षा इतनी महंगी थी जो हर किसी के बस की बात नहीं थी, अब शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि हर कोई अपने बच्चे को शिक्षा ना दिलवा पाए, और जो गरीब तबका है उसके बच्चे नाम मात्र के स्कूलों में चले भी गए तो उसको शिक्षा नहीं कहते, सिर्फ टाइम वेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन
बड़े बड़े घरानों के नेता जो पहले राजा रहे हैं, ये सब जाते हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, कि आपको बेटर सुविधाएं मिले। इसलिए पूरे देश का हाल देख लो। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जो सड़कें हैं वही देख लो, दिल्ली की गंदगी देख लो। लेकिन साउथ दिल्ली जहाँ पर ये वीआईपीज रहते हैं उसको देखो। जब वीआईपी कॉलोनी इतनी डेवलप हो सकती है तो फिर और दिल्ली क्यों नहीं हो सकती? गंदगी का ढेर लगा हुआ है दिल्ली में, लोगों के घरों के सामने कीड़े निकल निकल के उनके घरों के सामने आ घरों में घुस रहे। सड़कें इतनी टूटी हुई है कि शायद मेरे हिसाब से तो गांव की सड़कें भी ठीक होगी शायद। मैं ये सिर्फ दिल्ली का किसी गवर्नमेंट को टारगेट करने का नहीं बोल रही हूँ, यही हाल लगभग हर स्टेट का है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम अपने सामाजिक जो एसेट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी इतना स्ट्रांगली बिल्ड नहीं कर पाए। हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में लगभग नहीं है। इसी तरीके से जो पार्टिसिपेशन है, हमने अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया था कि भाई कुछ जातियां जो है वो पढ़ी लिखी थी, कुछ में शिक्षा थी नहीं, तो उनका पार्टिसिपेशन जो है तब बढ़ाया जाएगा जब एक भाई आगे है तो उसको जो पीछे है उनको थोड़ा सा पुष्ट दिया जाए। और इस चीज को लोगों ने, नेताओं ने इतना नेगेटिव इसका प्रचार किया कि जैसे आज रिजर्वेशन जो है वो एक दुश्मनी का आधार बन गया है समाज में। उसके बेस पर जो सामान्य जो लोग थे और अदर लोग थे जो वंचित थे शिक्षा से, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना था। लेकिन वो किस लेवल पे लागू हुआ? वो बुक्स में तो लागू हो गया, उसका फायदा भी कुछ लोग उठा सके, वही उठा सके जो रिसोर्सफुल थे। जिनके पास रिसोर्स नहीं था उनके बच्चे तो स्कूलों तक ही नहीं पहुंचे। वो तो 2 वक्त की रोजी रोटी में ही ये लग गया कि आज रेहड़ी लगानी है या आज खेत में काम करना है, आज मजदूरी करनी है, और शाम को खाना कैसे बनेगा घर में, वो तो इसी में लगे रहते हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं है अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, उनको तो पता ही नहीं है, तो उनको कोई फायदा नहीं है, उनको तो आज ही पार्टिसिपेशन नहीं है। ऊपर से अभी गवर्नमेंट ने लगभग जो पोस्ट हैं आप कितनी भी उठा के देख लो, इवन टीचर्स की पोस्ट भी, क्या टीचर की वैकेंसी ऐसी वैकेंसी होती है जो मतलब सिर्फ कुछ महीनों के लिए आपको चाहिए, साल भर के लिए आपको चाहिए? लगभग हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल लेवल पे, हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की पोस्ट निकाली जा रही है, और उन कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को सैलरी हाफ। गवर्नमेंट का की साजिश देखो कि जनता की जो इनकम है उसको कैसे कम करना है। पहले तो उसका पार्टिसिपेशन खत्म कर दो जो रिजर्वेशन के थ्रू आता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई रिजर्वेशन नहीं, कर भी दिया कहीं पर तो फिर उसकी सैलरी जो है वो हाफ होगी जो परमानेंट से है। भाई वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी उतने घंटे काम करता है, वो भी उतने घंटे काम करता है स्कूल में, तो उसकी सैलरी क्यों? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्यों नहीं होना चाहिए? और एक क्राइटेरिया तो होगा कभी तो कि इनको साल में, 2 साल में, 3 साल में परमानेंट कर दिया जाए। भाई जिन्होंने बच्चों को पढ़ा लिया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब क्या उनको एग्जाम देने की जरूरत है? तो कम से कम उनको तो परमानेंट कर दिया जाए फिर। लेकिन 10, 20, 30 साल बीत जाते हैं उसी कम सैलरी पर नौकरी करते हुए, और संघर्ष करते रहते हैं लोग। क्या यही कॉन्ट्रैक्ट बेस पॉलिटिक्स में लागू नहीं हो जाना चाहिए? हर नौकरी के लिए एक एज का क्राइटेरिया है, वो डिसाइड है। जहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ है कि जरूरत होती है, वहां पर तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि चलो एक यंग जनरेशन उसमें चाहिए। लेकिन क्या जहां पर बुद्धि की जरूरत होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गई, वहां पर भी आपको एज की जरूरत है? अगर कोई कॉम्पिटेंट है एक बियॉन्ड दिस एज आपने डिसाइड कर रखी है इससे ऊपर, तो वो क्यों उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकता? कोरोना काल के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को ओवर एज कर दिया गया, किसी के फॉर्म नहीं निकाले, किसी को एग्जाम में नहीं बैठने दिया। लेकिन उसी कोरोना काल में जब इलेक्शन हुए तो किसी भी स्टेट में ना तो एमपी है ना एमएलए, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसको कोविड होने की वजह से उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरने से रोक दिया हो, या उसको अपने एरिया में जाने से रोक दिया हो कि वो प्रचार प्रसार नहीं करेगा।
सबने किया, तो स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों किया कि उनको एग्जाम में बैठने से रोक दिया? एक सामान्य परिवार का बच्चा, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो नौकरी के थ्रू अपने घर की सिचुएशन चेंज कर सकता है। माँ बाप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। अग्निपथ के बच्चे जिन्होंने अपने मेडिकल फिजिकल सब कर रखे थे, ऐसे गरीब गरीब घरों से आने वाले बच्चे जिनके लिए एक 2 गिलास दूध भी सुबह शाम अवेलेबल नहीं होता, वो भी कर्ज लेकर माँ बाप ने पूरा किया। 3-4 साल में वो उन्होंने फिजिकल पास किया, एग्जाम पास किया, और उनके सब पेपर रद्द कर दिए गए। आपको अग्निपथ योजना लानी थी तो कम से कम जो पहले से भर्तियां हैं उनको तो आप करते ना रेगुलर, बाद में ले आते आप। तो बात यह है कि जो लोकतंत्र है हमारे देश में, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। आप किसी भी एमपी से मिलने चले जाओ, मंत्री से मिलने चले जाओ, मंत्रियों से तो आपकी मुलाकात बड़ी मुश्किल है। आंदोलन के दौरान बहुत सारे मंत्रियों से, एमपी से मिलने का मौका मिला। कुछ जो स्ट्रगल करके आए हैं उनका व्यवहार तो बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन वो कितने, मुट्ठी भर। लेकिन जो पहले से राजघरानों से हैं, बिजनेसमैन हैं, पावरफुल मैन हैं, वो तो आपको देखते भी नहीं, आपके लिए गेट भी नहीं खुलता है। जो वॉचमैन है वही आपको ये बोलते, इस तरीके से व्यवहार करेगा कि जैसे पता नहीं आप किसी राजा के दरबार में आ गए हैं और आप कौन हैं। इसलिए जनता कहाँ पावरफुल है? जनता कभी पावरफुल नहीं है। सिर्फ दिमाग में बिठा दिया जाता है कि वोट की पावर आपके पास है, आप पावरफुल है। लेकिन जनता को ऐसा बेवकूफ बना दिया गया है कि जनता वोट की जो पावर है उसका यूज अपने हिसाब से कर ही नहीं पाती है कि उसको किसको वोट देना चाहिए। उसके दिमाग में जाति, धर्म, क्षेत्र इस तरीके से बिठा दिया गया है कि इंसानियत जो है वो दूर दूर की बात है, वो उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि इंसान अच्छा है, वो आपके काम आता है, वो समाज के साथ उसने काम किया है, आपके बीच में रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं, जो आज भी गांव-गांव जाकर 5-10 सालों से एक्टिव हैं, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, उनकी परेशानियों में काम आते हैं। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो बेचारे टिकट नहीं ले पाते, और नॉमिनेशन फॉर्म भर भी दिया तो कुछ वोटों के साथ फिर से वही बैठ जाते हैं, फिर से जज्बा लेके आते हैं, फिर से समाज सेवा करते हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो जनता है उसके माइंड में कोई इतना, उसके माइंड को इतना सोच समझने के लायक ही नहीं छोड़ा है कि वो एक रीजनेबल बेस पे अपने कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन कर सके। सिलेक्शन रीजनेबल बेस पे होगा और तब होगा जब जनता को किसी पार्टी से कोई फर्क ना पड़े। वो डिसाइड करे कि वो कैंडिडेट है, उसने जनता आपके एरिया में कितना टाइम दिया है, कितना काम किया आप लोगों के लिए, क्या आपके ऊपर कोई परेशानी आई जब वो रात दिन वहां पर था, क्या उसने आपकी हेल्प करी, क्या उसने संस्थाओं का निर्माण अपने एरिया में करवाया, क्या डेवलपमेंट आपके क्षेत्र का करवाया, क्या उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं, क्या किसी है या नहीं है, नहीं है तो उसको बाइकआउट करो, क्या उसका महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति उसका जो रवैया है वो कैसा है। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिन पर तोलने की जरूरत है जनता को, और जनता को ये सीखने की जरूरत है कि इसको वोट कैसे दिया जाए। नहीं तो जो लोकतंत्र है उससे मरग मरीचिका बन के रह जाएगा। मरग मरीचिका का मतलब रेगिस्तान में जब हम देखते हैं तो जलाशय दिखता तो है कि जलाशय है दूर से, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहां जलाशय नहीं होता। यही लोकतंत्र का हाल है हमारे देश में। इसलिए हमारी जो पढ़ी लिखी यूथ है उसको ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कम से कम उसको तो किसी का भक्त नहीं होना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि नौकरियां किसने प्रोवाइड करी आपको। देश में 52% जो रोजगार है गवर्नमेंट सेक्टर का। हम ये नहीं कहते कि आप नए नए रोजगार नए लाओ, होने भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है उस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी की भी उतनी जरूरत पड़ती है। गुड गवर्नेंस आप तभी दे पाओगे जब आपके पास सिस्टम होगा।
लेकिन समय के साथ नौकरियां नहीं बढ़ती हैं, और जो हैं उसमें भी 52% पद जो है वो खाली पड़े हैं। 3-3 साल में नौकरी आती हैं, बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, तैयारी करते करते अपने जीवन में एक एग्जाम दे पाते हैं सही ढंग से, और उस एग्जाम को देने के बाद 4-5 साल उसके रिजल्ट में लग जाते हैं। आजकल हर पेपर आउट हो रहा है, लेकिन एनटीए पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाए जाते। सरकारों के लिए कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो पूरे देश में है। जैसे एनटीए एग्जाम सेंटर लेवल का करवाएगी तो पूरे देश में वो बिखरे हुए छात्र मिलेंगे, और छात्रों में यूनिटी भी नहीं है कि वो अपनी बात को इस लेवल पे उठा सके कि आप एक प्रेशर ग्रुप बन सके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो बोलते नहीं नहीं अच्छे से हुआ है, ये है वो है, और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं उसमें उनमें उतनी अवेयरनेस नहीं है कि अपने राइट्स के लिए वो आगे आए। तो हर चीज जैसे मजाक सी बनकर रह गई है, एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, यूनिवर्सिटियों की फीस बढ़ा दी गई है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 400% फीस इंक्रीज कर दी गई है। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उनकी भी फीस बढ़ गई है। एमबीबीएस की फीस जो 80,000 में पर ईयर एमबीबीएस होती थी और उसको 10 लाख के आसपास कर दिया गया। हरियाणा में जो एमबीबीएस है वो 10 लाख में होगी आपकी। तो इसका मतलब ये है कि गरीब परिवार का बच्चा तो अभी एमबीबीएस भी नहीं बन सकता हरियाणा में। ऐसे हर स्टेट वाइज पॉलिसी चेंज हुई है, जिसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस चला था, स्टार्ट हुआ था, उसको फिर से सेंट्रलाइज कर दिया गया है हर चीज का। तो या तो जो यूथ है वो जाग जाए, और नहीं तो फिर मेरे हिसाब से तैयार रहे, क्योंकि जनता से वोट कोई भी गवर्नमेंट वो 2 तरीके से ले सकती है। एक तो जनता को इतना गरीब बना दो कि वो सांस ले तब भी उसको लगे कि आपकी वजह से सांस ले रहे हैं और आप हमारे माई बाप हैं। एक पॉलिसी ये होती है कि जनता को इतना अवेयर कर दो किसी भी एजुकेशन देकर कि वो आपको डेवलपमेंट के बेस पर आपको वोट दे, कि आपने उनके लिए क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, आप उनके लिए अवेलेबल थे या नहीं थे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। इस तरह के जो जनता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स ही ऐसी जनता बना सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है जो ऐसी जनता बनाए। इसलिए जनता को खुद अवेयर होना होगा। हमारे गांव का एक एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूंगी, एक एमएलए थे, तो हमारे गांव के कुछ लोग लड़के उनसे मिलने गए और उन्होंने वहां पर उनको चाय नहीं पिलाई। बच्चों को रात को भेज दिया गया, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। चंडीगढ़ में वो घूमते रहे, रात को लेट तक अपने घर पहुंचे। जब वो हमारे गांव में वोट मांगने आए थे, एक लेडीज ने उनसे कहा, किस बात के वोट मांगने आए हो, जब हमारे बच्चे तुम्हारे पास गए थे, जब तो तुमने चाय भी नहीं पिलाई उनको, और बेचारे रात को हमारे बच्चे परेशान होते हुए घर आए। ये जो बात थी ये बहुत गहरी थी। एमएलए, एमपी, मंत्री माई बाप नहीं होता है, आपने उसको चुनकर भेजा है, उसका आपका राइट है कि जब आपके क्षेत्र की जनता या देश की जनता आपसे मिलने जाए तो आप रेस्पेक्टफुली उनसे मिलो, उनको टाइम दो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उनके जनता के जो बच्चे हैं या जनता है उसकी भी अपनी एक इज्जत है, उसको भी बरकरार रखना जरूरी है। तो उनको भी बताना जरूरी है, उनसे भी पूछना जरूरी है कि आप हमारे घर आए हो और आप चाहते हो कि हम आपकी इज्जत करें, क्या आपने हमारे बच्चों की करी थी? क्या जब हमारे अंदर परेशानियां थी, हमारे एरिया में परेशानियां थी, रोजगार नहीं थे या कोई और परेशानियां थी, आपने कितनी बार विजिट की हमारे एरिया की? तो डेमोक्रेसी को लेकर इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और ओपनली डिस्कशन होने चाहिए इसके ऊपर। यूनिवर्सिटियों में आजकल क्या हो रहा है कि प्रशांत भूषण जी आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी टॉपिक पर अपना व्याख्यान देने के लिए। यूनिवर्सिटी के गेट जो हॉल बुक किया गया था 5 मिनट पहले उसको बंद कर दिया गया जब उनकी एंट्री होनी थी, कि प्रशांत भूषण के आने से यूनिवर्सिटी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। कि प्रशांत भूषण टेररिस्ट है? जब तक डेमोक्रेसी में किसी चीज पर डिबेट नहीं होगी, कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि वो किसी पॉलिसी में कमियां कर दी है और उसमें सुधार करने चाहिए? कैसे लोगों का माइंड जो है वो ओपन होगा किसी भी
इशू को लेकर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सभी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कोई विचारधारा किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन सुनना तो बहुत जरूरी है ना, उसमें भी कुछ सही पॉइंट्स निकल सकते हैं। और गवर्नमेंट को सभी को सुन के और उसके जो बेस्ट पॉइंट है उनको उस पॉलिसी में इंक्लूड कर लेना चाहिए। लेकिन हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें करती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि जो मरग मरीचिका है लोकतंत्र की, इससे बाहर निकलो, और इससे बाहर सिर्फ जनता निकाल सकती है। और एक शपथ लो कि जब आपके एरिया में कोई आए तो इस बार सबसे पहले आप उनसे ये पूछोगे कि आप पिछले 5 साल में 10 साल में आप MP या मंत्री कुछ भी बन गए थे, हमारे एरिया में आपने कितनी बार विजिट करी, कितनी बार आप हमारे दुख सुख में शामिल हुए, आपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, आपके ऊपर कोई हिनियस क्राइम तो नहीं है, आपके ऊपर कोई करप्शन के एलिगेशंस तो नहीं है, आपका समाज के वंचित तबके के प्रति व्यवहार कैसा है, जब सामान्य जनता वहां आपके घर मिलने जाती है तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, एजुकेशन कैसी है। इन सब बातों पर विचार करके ही अपना वोट देना चाहिए, ताकि देश में लोकतंत्र को मजबूती से काम करवाया जा सके। धन्यवाद इतना सुनने के लिए। और अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जनता को अवेयर किया जा सके। ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसका मकसद किसी को डिस्करेज करना या वो नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए, जो जनता के लिए बेटर है वो क्या होना चाहिए। बहुत दिनों से मन में एक द्वंद चल रहा था, तो हम एक अवेयरनेस सीरीज इस पर चलाएंगे और जनता को अवेयर करने का काम करेंगे। आप भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दें। धन्यवाद।